Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, in which landmark case did the Supreme Court of India lay down the principle of absolute liability? Kendra Dehradun vs. State of Uttar Pradesh, Subhash Kumar vs. State of Bihar, Municipal Corporation Ratlam vs. Vardhi Chand, और MC मेहता एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत को प्रतिपादित किया? केंद्र देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, नगर निगम रतलाम बनाम वर्धी चंद, या MC मेहता एवं अन्य बनाम भारत संघ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, MC मेहता एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, MC मेहता एवं अन्य बनाम भारत संघ। MC Mehta and another versus Union of India and others 1986, also known as the oleum leakage case, and discusses the concept of absolute liability. In this landmark judgment, the Supreme Court of India established the principle of absolute liability. The court held that permission for operating any hazardous industry near human habitation cannot be granted. MC Mehta एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1986, जिसे ओलियम लीकेज केस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पूर्ण दायित्व की अवधारणा पर चर्चा की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने कहा कि मानव आवास के निकट किसी भी खतरनाक उद्योग को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच केस वाज द राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस वर्धी चंद। किस मामले में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित किया गया था? MC मेहता बनाम भारत संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, केंद्र देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या नगर निगम रतलाम बनाम वर्धी चंद। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। In Subhash Kumar vs. State of Bihar 1991, the Supreme Court ruled that the right to pollution-free environment is part of the right to life under Article 21. It ensured right of enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इस मामले में जीवन का पूर्ण आनंद लेने के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under which order of CPC are the provisions for suits by an indigent person found? Order 33, Order 7, Order 39 और Order 21। CPC के किस आदेश के अंतर्गत निर्धन व्यक्ति द्वारा दायर मुकदमे के प्रावधान पाए जाते हैं? आदेश 33, आदेश 7, आदेश 39 या आदेश 21? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Order 33। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदेश 33। Recently, in the case of Alifia Hussain Bhai Kesharia versus Siddiq Ismail Sindhi and others, the Supreme Court addressed how an individual who has been given monetary compensation but has yet to receive it might file an appeal for additional compensation as an indigent. Order 33 of the Code of Civil Procedure deals with the procedure to be followed by indigent persons for suing without paying court fees. It ensures that individuals who are unable to afford court fees are not denied access to justice. हाल ही में अलीफिया हुसैन भाई केशरिया बनाम सिद्दीक इस्माइल सिंधी एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि जिस व्यक्ति को मौद्रिक मुआवजा दिया गया है लेकिन उसे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, वह निर्धन व्यक्ति के रूप में अतिरिक्त मुआवजे के लिए अपील दायर कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय शुल्क का भुगतान किए बिना मुकदमा दायर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति न्यायालय शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें न्याय तक पहुंच से वंचित न किया जाए। Next question is, what is the initial time limit for the arbitral tribunal to make an award under section 29A? 6 months, 12 months, 18 months और 24 months? धारा 29A के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने की प्रारंभिक समय सीमा क्या है? 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 months। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 महीने। Recently, in the case of Messrs Power Mech Projects Limited versus Messrs Doosan Power Systems India Private Limited, the Delhi High Court ruled that it has the authority to extend the mandate even after it has expired.
Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act 1996 pertains to the time limit for making an arbitral award. The arbitral tribunal must issue awards within 12 months of completing pleadings. हाल ही में मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स दूसान पावर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कंपनी के पास अधिदेश की अवधि समाप्त होने के बाद भी इसे बढ़ाने का अधिकार है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29A मध्यस्थता निर्णय देने की समय सीमा से संबंधित है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण को वाद विवाद पूरा करने के 12 महीने के भीतर निर्णय जारी करना होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises, acceptance, voidable contracts or none of the above. वे वादे जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का हिस्सा बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पारस्परिक वादे, स्वीकृति, शून्यकरणीय अनुबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारस्परिक वादे। Reciprocal promises under the Indian Contract Act 1872 are defined and governed primarily by sections 51 to 58 of the Act. Reciprocal promises are promises that form the consideration or part of the consideration for each other. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत पारस्परिक वादे को मुख्यतः अधिनियम की धारा 51 से 58 द्वारा परिभाषित किया जाता है। पारस्परिक वादे वे वादे हैं जो संविदा में एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का हिस्सा बनते हैं। Before we wrap up, here's a question for you. The sale of goods is a dash law, administrative, adjective, mercantile or none of the above. माल की बिक्री एक डैश कानून है, प्रशासनिक, विशेषण, व्यापारिक या इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।